गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? सभी अच्छे हैं? तैयारी एकदम जोर शोर से चल रही है। मैं कृष्णा आपका फिर से स्वागत करता हूं स्कूल 24 पर। आज हम अभ्यास सीरीज के अंदर एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर का वेटेज एमसीक्यू में उतना नहीं है जितना उसका 2 नंबर और 3 नंबर और रिएक्टिव क्वेश्चंस में है, जिसमें रिएक्शंस वगैरह लिखनी होती हैं। तो इस चैप्टर्स को आप एक तरीके से समझ सकते हो, इसमें तर्क के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट करने के। आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है कि नहीं पता है, आपको ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन पता है कि नहीं पता है, और उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने अभी प्रीवियस ईयर के अंदर काफी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं एक जबरदस्त सेशन को मेटल्स एंड नॉन मेटल के ऊपर। चलिए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पूरे 1 नंबर के लिए। क्वेश्चन है द metals and non-metal that exist in liquid state at room temperature are respectively। आपको बेटा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ढूंढना है कौन सा मेटल और नॉन मेटल लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। अगर मैं मेटल की बात करूं तो बेटा मेटल में तो मरकरी होता है। मेटल में कौन होता है बेटा? मरकरी। कौन? मरकरी। और अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो कौन होता है बेटा? ब्रोमीन। कौन होता है? ब्रोमीन। तो मेटल कौन है बेटा? मेटल में मरकरी है और नॉन मेटल में कौन है बेटा? ब्रोमीन। तो याद रखोगे ये बात कि अगर आपसे क्वेश्चन, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि कौन सा मेटल भैया जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? मरकरी होता है सर। वहीं पर कौन सा नॉन मेटल है? तो ब्रोमीन अकेला नॉन मेटल है जो क्या होता है बेटा? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक। एल्यूमिनियम और जिंक की बेटा ऑक्साइड जो है, जैसे एल्यूमिनियम की ऑक्साइड होती है Al2O3, वहीं जिंक ऑक्साइड ZnO। ये दोनों कैसी ऑक्साइड से आपसे ये पूछ रहा है, ये दोनों कैसी ऑक्साइड है बेटा? ये दोनों का नेचर क्या एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल है? तो आप कह दोगे सर जी, भैया जी ये तो एम्फोटेरिक है। ये कैसी है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होती है सर? एम्फोटेरिक बेटा वो ऑक्साइड्स होती हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ क्या कर पाए? रिएक्शन कर पाए। तो ये दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करती हैं। जैसे मैंने मान लो एग्जांपल दिया HCl, एसिड है, रिएक्शन कर पाए, तो रिएक्शन कैसे कर पाओगे? मान लो जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है, तो क्या बनाएंगे? बताइए क्या बनाएंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना यहाँ पर। ऐसे यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए। क्लियर हो गई बात? तो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेटा वो ऑक्साइड्स होती हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों होती हैं, या सिंपल भाषा में कहें जो एसिड और बेस दोनों के साथ क्या कर सके? रिएक्शन कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेटल्स विच आर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। ऐसा कौन सा मेटल है जो फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में मिलता है? तो बेटा आंसर हो जाएगा कॉपर एंड सिल्वर। क्या होगा बेटा? कॉपर और सिल्वर। कॉपर और सिल्वर जो कंपाउंड होते हैं, ये जो मेटल होते हैं, ये आपके फ्री स्टेट मतलब मेटेलिक स्टेट में और आपके कंपाउंड स्टेट दोनों ही स्टेट में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अ मेटल एक्स यूज्ड इन द थर्माइट प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस में यूज हो रहा है? थर्माइट प्रोसेस में। बेटा कौन सी प्रोसेस? थर्माइट प्रोसेस। व्हेन एक्स इज हीटेड विद ऑक्सीजन, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो? एक्स की रिएक्शन बेटा अगर ऑक्सीजन के साथ करा रहे हो तो आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है वाई। क्या मिल रहा है बेटा? वाई, विच इज एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक में, अब ये मैंने आपको बताया एम्फोटेरिक कौन होती है। एम्फोटेरिक कौन होती है? या तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड, दो ही ऑक्साइड क्या है बेटा? एम्फोटेरिक है। या तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, या फिर बेटा क्या है? जिंक ऑक्साइड ZnO। अब बेटा दोनों में मेटल कौन है? एल्यूमिनियम एक में और दूसरे में क्या है? जिंक है। तो दोनों मेटल्स में से कौन सा मेटल थर्माइट में यूज होता है बेटा? तो आप कह दोगे सर जी ये तो एल्यूमिनियम होता है। तो इसका मतलब यहां पर जो भी कंपाउंड बनना होगा वो एल्यूमिनियम मेटल का होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और क्या बना रहा होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है बेटा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है बताओ? ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है सर? ये तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारी एम्फोटेरिक नेचर की है। आपसे पूछा क्या क्या है? एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर। एक्स और वाई क्या है? तो बेटा आप कह दोगे एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेट रीजंस फॉर द फॉलोइंग, 2024 का ही क्वेश्चन है। कह रहा है एक रीजन बताना। अब ये जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? एक्सप्लेन। कह रहा है जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड क्या है बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका रीजन क्या है? बिकॉज it react with both acid and base, both acid and base। ये क्या कर पाएगी?
दोनों से रिएक्ट कर पाएगी, या सिंपल भाषा में कहें इसके दोनों दो नेचर्स होते हैं, जिसे आप बोल सकते हो क्या, एसिडिक नेचर भी होता है और बेसिक नेचर भी होता है। दूसरा, सोडियम मेटल्स इज स्टोर्ड इन बोटल्स फिल्ड विद केरोसिन ऑयल। जो सोडियम मेटल है Na, यानी सोडियम जो है, इसको बेटा केरोसिन में क्यों डिप करते हैं? सर ये तो बहुत हाई रिएक्टिव मेटल है, मेटल्स में बहुत हाई रिएक्टिव मेटल है, अगर इसे नॉर्मल ऐसे ही रखोगे तो यह क्या करेगा, जो आपके इन्वायरमेंट में भैया, जो आपके इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंट है, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्शन कर लेगा ना। इसलिए रिएक्शन ना कर पाए, हमें एक ऐसे सॉल्यूशन में इसको डिप करना है जिसके साथ ये, तो सर पानी में क्यों नहीं रखा? भाई पानी से तो बहुत तेजी से एक्सप्लोसिव रिएक्शन करता है, वाटर के साथ ये बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, तो ऐसा ना हो इसलिए हमने इसको एक बोतल के अंदर रखा और उस बोतल में क्या फिल्ड कर दिया, केरोसिन ऑयल। समझ में आ गई बात? केरोसिन ऑयल में क्यों रखा? ताकि ये क्या, क्योंकि एक हाई रिएक्टिव मेटल होने की वजह से हमने ऑक्सीजन और वाटर के साथ इसको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या रखा, केरोसिन के अंदर रखा, ताकि कनेक्टिविटी इसकी टूट जाए। चलिए आगे कह रहा है, इन द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स जनरली हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। अब आपको तो पता है जब मेटल्स आपके एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटलिक सॉल्ट और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। भाई क्या रिएक्शन है? अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो मेटल्स अगर रिएक्शन करेंगे बच्चे किसके साथ, अगर मैं कहूं मेटल्स हैं, मेटल्स हमारे रिएक्शन कर रहे हैं किसी एसिड के साथ, किसी भी एसिड के साथ करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटेलिक सॉल्ट। क्या बनाते हैं बेटा? मेटेलिक सॉल्ट, मेटेलिक सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन जब ये कह रहा है कि जो मेटल्स अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, यही मेटल अगर मैं HNO3 के साथ रिएक्शन कराता हूं तो मेटेलिक सॉल्ट तो बनता है लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, ये वाली गैस नहीं बनती। इसका मेन रीजन क्या है? तो इसका रीजन है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला। देखो HNO3 होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो आप कह सकते हो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये क्या करेगा, जो भी आपकी गैस इवॉल्व होगी उसका ऑक्सीडेशन करा देगा। तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऐसी बात नहीं है रिलीज नहीं होती, रिलीज होती है लेकिन तुरंत ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाती है, वाटर बन जाते। इसलिए आपको जब आप मेटल्स की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हो बेटा, तो आपको क्या नहीं मिलता, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती। समझ में आ गई बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सोर्स बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इसमें 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 2024 का क्वेश्चन है। कह रहा द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस आर नॉट वेरी प्योर, दे कंटेन impurities which must be removed to obtain pure metals. The most widely used method for refining impure metals is electrolysis refining. What is the cathode and anode made for refining of कॉपर बाय दिस प्रोसेस? कॉपर से प्रोसेस कराने के लिए कैथोड और एनोड किसका बना होता है? तो सर आपका एक बना होगा आपका इम्प्योर कॉपर का और दूसरा बना होगा किसका, प्योर कॉपर का। क्लियर होगी बात? एक सर कैसा होगा, इम्प्योर कॉपर का होगा और एक कैसा होगा, प्योर कॉपर का। एक किसका बना होगा, प्योर कॉपर का। रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन कैसी होगी, कॉपर जो है आपका टूट जाएगा किसमें, Cu2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स में, किसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स में। फिर यही Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके क्या बना देगा, कॉपर वापस बना देगा। अब यहां पर हो क्या रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है नेम द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में आपने जो यूज कर रहे हो, जो अब ये पूरी एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, एक आपका कैथोड है, एक आपका बेटा एनोड है, और इसमें क्या भर रखा है आपने, एक सॉल्यूशन फिल्ड कर रखा है। तो ये जो सॉल्यूशन आपने फिल्ड कर रखा है ये किसका बना होगा, तो सर जी भैया जी ये जो सॉल्यूशन है ये हमारा सॉल्यूशन होगा एसिडिफाइड। क्या होगा, एसिडिफाइड। एसिडिफाइड क्यों है, ताकि कंडक्टिविटी अच्छी रहे। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का किसका सॉल्यूशन होगा बेटा, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। हाउ डज कॉपर गेट रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? तो इस सेल के अंदर, इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। इस सेल के अंदर बेटा अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को पास कराऊंगा तो ये प्रोसेस हो कैसे रही, क्या होगा, तो आइए एक बार इसको समझते हैं डिटेल में। देखो जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो कुछ ऐसी होगी, जैसे ये हो गया, इसमें एक पार्ट आपका क्या होगा, कैथोड होगा, कैथोड आपका नेगेटिव, तो ये मैंने लगा दिया नेगेटिव पार्ट, और वहीं पर एक पार्ट क्या होगा बेटा, एनोड होगा, जो कि रेड बना दिया मतलब पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर आपने क्या कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी और एक स्विच लगा दिया ये, और इसको अंदर एक सॉल्यूशन आपने फिल कर दिया। इसके अंदर क्या किया, एक सॉल्यूशन आपने फिल कर दिया किसका, कॉपर सल्फेट का। इसके अंदर क्या है बच्चे,
सॉल्यूशन फील्ड है किस चीज का, कॉपर सल्फेट। ये क्या है, CuSO4 का सॉल्यूशन है। अब इसमें होगा क्या बेटा, ये आपका एनोड है मतलब पॉजिटिव पार्ट, और ये आपका कैथोड यानी कि नेगेटिव पार्ट। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होंगे, करंट, अच्छा करंट का फ्लो कहां से कहां होगा, इधर से इधर होगा करंट का फ्लो, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां होगा, यहां से आ रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। अगर बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहां पर कौन सा कॉपर रहेगा, Cu2+ रहेगा। Cu2+ रहेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके, दो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके किधर शिफ्ट होने लगेगा, इधर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है। तो आप यहां पर ये कहोगे कि जब आप करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को पास्ड करते हो तो इस दौरान क्या होता है बच्चे, इस दौरान क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान आपका एनोड मड जमा होने लगेगा। क्या होगा, एनोड मड। एनोड मड क्या होता है बेटा, इंप्योरिटीज होती है। क्या होती है, इंप्योरिटीज। क्या होंगी बच्चे, इंप्योरिटीज। और ये नीचे जाके इस तरीके से जमने लगेंगी, एनोड के नीचे जाके यहाँ पर इस तरीके से इकट्ठी होने लगेंगी। क्लियर होगी बात। तो ये इंप्योरिटीज इकट्ठी हो जाएंगी और इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, जिसमें कोई भी मेटल क्या होता है बेटा, प्योर फॉर्म में आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप में असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी सीरीज विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। कह रहा है डिफरेंट मेटल जैसे सोडियम है, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, इन सब की रिएक्टिविटी वाटर के साथ अलग अलग है। रीजन क्या है इसका, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो एक बार रिएक्टिविटी सीरीज लिख लो पहले। जैसे मैंने कॉपर तक की रिएक्टिविटी सीरीज लिख ली, तो अकॉर्डिंग टू द असर्शन के हिसाब से क्या है कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे वाटर के साथ रिएक्टिविटी जो है वो घटती चली जाती है। वाटर के साथ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, कम होती चली जाएगी। तो ऐसा क्यों, अब उसका रीजन क्या दे रहा है, रीजन क्या दे रहा है, रीजन कह रहा है कि और का जो डिपेंडेंस है वो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज में। जैसे इसकी ओर अलग होगी, इसकी ओर को निकालने का तरीका अलग होगा, इसकी ओर को निकालने का तरीका अलग होगा। दोनों बातें तो सही है, लेकिन क्या रीजन असर्शन को जस्टिफाई कर पा रहा है, क्या रीजन वाटर के साथ रिएक्शन को जस्टिफाई कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। तो आप कहोगे असर्शन भी सही है सर मेरा, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमें ऑप्शन ऐसा ढूंढना है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर रीजन। ऑप्शन बी इज सही हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट रीजन ऑफ फॉर द फॉलोइंग, 2024 का बेटा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, रीजन आपको बताना है। जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बताया हुआ है क्योंकि बोथ एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कर पाएगा। दूसरे में क्या कह रहा है, सोडियम मेटल्स स्टोर्ड इन कैर्सिनोल। सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया है जो आपने अभी पिछला क्वेश्चन किया था ना। जैसे नाइट्रिक एसिड में बताया था HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सेम टू सेम देखो रिपीट। क्या होता है, सीबीएसई कई सारे सेट बनाता है, बताया था ना मैंने आपको। सीबीएसई क्या करता है, बहुत सारे सेट बनाता है, तो उनमें से दो सेट में से क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टेट गिविंग रीजन फॉर रिडक्शन प्रोसेस ऑब्टेन इन फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड। कह रहा है आपको रीजन देना है रिडक्शन प्रोसेस टू ऑब्टेन द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड। मरकरी, कॉपर और सोडियम, इन तीनों में किस तरीके से रिडक्शन हो रहा है। तो जैसे मरकरी में सिनाबार जो होता है एक और होती है जिसे बोलते हैं HGS। किसकी होती है, HGS। और इसको जब आप हीट करते हो, इसको जब आप क्या करोगे, हीट करते हो बेटा, क्या किया आपने, हीट करोगे तो क्या बनेगा, HgO प्लस में SO2 ये बनेगा। फिर आप मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HgO को आप रिड्यूस कराते हो, क्या कराओगे बेटा, रिड्यूस कराओगे। रिड्यूस किसके साथ कराओगे, वाटर के साथ, या हाइड्रोजन जैसे पास कराई आपने रिडक्शन कराओगे, या फिर सिंपल सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ पे मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। क्लियर होगी बात। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर भी क्या होगा, 2 होगा। एंड हीट कराओगे तो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन होगी, हीट कराओगे तो किसके साथ रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया, कोई दिक्कत बोलो अगर कोई दिक्कत है तो। चलिए कॉपर का कैसे रिडक्शन होगा और सोडियम का कैसे आप रिडक्शन प्रोसेस से ऑब्टेन करोगे, यही आपको पूरा लिखना है। सोडियम का कैसे रिडक्शन होता है बताइए कमेंट में, किस तरीके से रिडक्शन कराओगे रिडक्शन प्रोसेस इनके कंपाउंड में से। कॉपर का कैसे रिडक्शन होगा, कॉपर ऑक्साइड, मान लो कॉपर ऑक्साइड है जैसे मैंने आपको दिया कॉपर ऑक्साइड, इसको रिड्यूस करवाना है, आप किस तरीके से रिडक्शन करवाएंगे इसका, ये पूरा आपको रिडक्शन करवाना है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द ओर ऑफ मर्करी एंड स्टेट द फॉर्म इन विच इट फाउंड इन नेचर। तो मर्करी को ओर का नाम क्या होता है बेटा, साइनाबार, CINNABAR।
CaNaBr किसकी होती है, मरकरस सल्फाइड की होती है, HgS की होती है, किसकी होती है, HgS की होती है। कह रहा है और स्टेट क्या होती है इसकी बेटा, नेचुरली ये पाई जाती है सॉलिड स्टेट में। कैसी स्टेट में पाई जाती है बेटा, सॉलिड स्टेट में। कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन अलोंग विद द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी ओर। अभी पीछे बताया आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मरकरी की जो ये जो ओर है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसको हीट करना पड़ेगा। हीट करोगे मतलब ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, फिर आपका मरकरी ऑक्साइड बनेगा, और फिर मरकरी ऑक्साइड को क्या करोगे आप, रिडक्शन प्रोसेस से गुजारोगे और फिर आपको मरकरी मिलेगा। यही पूरी आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे पहले क्या करोगे आप, HgS की रिएक्शन कराओगे, ऑक्सीजन मतलब कंबिशन करोगे इसका, तो यहाँ पर HgO मिल जाएगा। फिर इस HgO को क्या करोगे आप, रिड्यूस कराओगे, क्या कराओगे बेटा, रिड्यूस कराओगे या रिडक्शन कराओगे, क्या कराओगे, रिडक्शन, आपको मरकरी मिल जाएगा। यही आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। एक एग्जांपल से पहले तो हम ये टेस्ट कर लेते हैं कि एसिड के साथ जब कोई रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। आइए देखते हैं। जैसे मैंने एक मेटल ले लिया, मान लो जिंक है मेरे पास, कौन सा मेटल है, जिंक, और इसकी रिएक्शन बेटा किसके साथ हो रही है, HCl के साथ हो रही है। किससे हो रही है, HCl, तो क्या बनेगा, ZnCl2 बन जाएगा और प्लस में H2 गैस रिलीज हो जाएगी, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। क्लियर होगी। अब इसको टेस्ट कैसे करोगे, तो अब पॉप साउंड, कैसे, एक पॉप साउंड क्रिएट होगा व्हेन वी प्लेस अ बर्निंग कैंडल near to the bubbles of hydrogen gas। अब ये बबल्स के फॉर्म में तो नहीं निकलते, लेकिन अगर इस गैस को मैं सोप सॉल्यूशन से पास कराऊंगा तो बबल बनेंगे, और उस बबल के पास अगर मैं क्या लेकर आऊं, एक बर्निंग कैंडल लेकर आऊंगा बेटा, तो बर्निंग कैंडल क्या हो जाएगी, फ्लेम आउट हो जाएगी, बुझ जाएगी, और एक ऐसी साउंड क्रिएट होगी, एक पॉप साउंड क्रिएट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे कह रहा है, रीजन देना है आपको, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपके घर में जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में नमक है, NaCl कॉमन सॉल्ट है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, अगर आप उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराओ, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होंगे बच्चे, आयनिक कंपाउंड अपने सॉलिड स्टेट के अंदर उनके जो आयंस होते हैं, उनके सॉलिड स्टेट में बेटा जो उनके आयंस है ना, जो क्या है उनके आयंस है, वो मूव नहीं कर सकते, वो फिक्स पोजीशन में होते हैं। उनकी पोजीशन क्या होती है बेटा, फिक्स होती है, फिक्स हेल्ड होते हैं, वो एक ही पोजीशन पर हेल्ड आउट हो रखे होते हैं, जिस वजह से आयंस मूव नहीं कर पाते। और बच्चे जब आयंस मूव नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या कंडक्ट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। What happen at cathode when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride? NaCl का aqueous solution है बेटा, और अगर मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराऊं तो क्या होगा, Na प्लस और प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, Na प्लस जो है ये पॉजिटिव है और ये किसकी तरफ मूव करेगा, ये जमा जाएगा कैथोड की तरफ, किसके पास जाएगा, कैथोड के पास, और बेटा ये किसके पास जाएगा, एनोड के पास। तो आपसे ये पूछा गया है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कैथोड पर क्या होगा, तो कैथोड पर आप कहोगे दो चीजें, जैसे यहां पर जो कैथोड के पास जो एक तो Na पॉजिटिव के डिपॉजिट्स हो जाएंगे, और दूसरा हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, कलेक्ट हो जाएगी। क्लियर हो गई। तो आप यहां पर लिख सकते हो कैथोड पर क्या होगा, देखो ये अगर मैं आपसे बात करूं तो कैथोड के पास क्या होगा, क्लोरो एल्कली प्रोसेस पड़ी है ना एसिड बेस में, लगभग वही बात कर रहा है। तो कैथोड के पास क्या होगा, पहली चीज Na प्लस आयंस होंगे जो बाद में क्या बन जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और दूसरी चीज क्या होगी, H2 गैस क्या हो जाएगी, कलेक्ट होने लगे, H2 गैस क्या हो जाएगी, कलेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो गए। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस आपको देखने को मिलेंगे कहां पर, कैथोड पर। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a clear solution of slaked lime is made by dissolving calcium hydroxide in the excess of water. This solution is left exposed in air. कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आपने पानी के अंदर बहुत ज्यादा डिसॉल्व कर दिया और उससे एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। कह रहा है दिस सॉल्यूशन इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर, हवा में छोड़ दिया, एयर के अंदर है। अब क्या हो रहा है, जब आपने इसको एयर में छोड़ दिया, एक्सपोज कर दिया, दिस सॉल्यूशन स्लोली गोज मिल्की, ये धीरे धीरे क्या होने लग रहा है, मिल्की होने लग रहा है,
अ व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म, और एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। और क्या बन रहे हैं बेटा? व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होने लग गए। एक्सप्लेन व्हाई अ फेंट व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि हो क्या रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन क्यों रहे हैं। देखो एयर के अंदर एक गैस होती है जिसे बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में क्या बनेगा बेटा? वाटर बनेगा। प्लस में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में क्या बनेगा बेटा? वाटर बनेगा। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? अब यहां पर आपको यह भी देखना है, तो इनका इस कैल्शियम कार्बोनेट का बेटा कलर क्या होगा? व्हाइट होगा। क्या होगा? व्हाइट होगा। कैसे? व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे की जगह बैठ जाएगा। आपसे पूछ रहा था कि क्यों बन रहा है, तो आप बता सकते हो कि इन दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट आर फॉर्म एंड वाटर इज आल्सो फॉर्म। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है बेटा, उसका कलर क्या होता है बच्चे? व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं जो नीचे जाके बैठने लगते हैं। समझ में आ गई? इस वजह से ये जो सॉल्यूशन है ये मिल्की एज क्या होने लग रहा है? मिल्की होने लग रहा है। कैसा होने लग रहा है? इसका कलर मिल्की हो रहा है। और उसका रीजन ये रहा। ये पूरी आपने इक्वेशन लिख दिया। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो इसको और अच्छे से लिख देते हैं प्रॉपरली, जो आपको एग्जाम में लिखनी है जिस तरीके से। तो आप लिखोगे इस तरीके से कि सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, स्लेट लाइन था आपके पास, ये एयर में छोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आया, कैल्शियम कार्बोनेट बना और प्लस में वाटर बना। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चे, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं। ये क्या होगा? पीपीटी की फॉर्म में यानी प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा, और ये जाके इसका कलर क्या होगा? व्हाइट होगा। क्या होगा? व्हाइट। जिस वजह से जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन उसमें क्या आ गया? मिल्कीनेस आ गया। क्या आ गया? मिल्कीनेस आ गई। क्लियर हो गई? सॉल्यूशन कैसा हो गया? मिल्की हो गया। समझ में आया? चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है कीर्ति एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू 4 मेटल्स एंड रिकॉर्ड हर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन द टेबल। कीर्ति ने क्या किया है? कीर्ति पे कुछ काम था नहीं, तो कीर्ति क्या गई? लैब में गई और लैब में उसने 4 मेटल्स उठाए और उनकी रिएक्शन कराई। किसके साथ? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। किसके साथ कराई? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। और वो 4 ऑप्शन लेकर आ गई। जो लैब के टीचर थे, लैब में सर थे, उनके पास 4 ऑब्जर्वेशन लेकर आ गए। अब आपको देखना है करेक्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी है और उसके लिए केमिकल इक्वेशन आपको प्रोसेस करनी है। तो इसके लिए देखो गैस कब इवॉल्व होगी? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन सी गैस निकलेगी? HCl। HCl के अंदर जब आप मेटल को डिप करोगे तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। अब वो गैस तभी तो निकलेगी जब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल को मैं उसके अंदर क्या करूं? प्लेस करूं। तो इसके लिए भी रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होगी, ये लिख लो एकदम दिमाग में। जैसे ये है हाइड्रोजन तक की हमें चाहिए। अगर हाइड्रोजन से ऊपर हाई रिएक्टिव मेटल है तो गैस इवॉल्व होगी। अगर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल तो गैस इवॉल्व नहीं होगी। तो पहले उसने लिया कॉपर। कॉपर देखो कॉपर कहां आ रहा है? कॉपर आ रहा है बिल्कुल बॉटम में। कॉपर कहां आ रहा है? बिल्कुल बॉटम में, नीचे की तरफ आ रहा है। अब बेटा कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो क्या ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या इसमें गैस रिलीज होगी? नहीं होगी। अगर मैं कॉपर की रिएक्शन बेटा HCl के साथ कराऊं भी तो नो रिएक्शन आएगा, कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। एक तरीके से कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो गैस इवॉल्व कैसे होगी? ये स्टेटमेंट तो क्या हो गई? गलत। कीर्ति ये छाप के लाई थी, छाप के लाई थी कीर्ति। आयरन क्या है? आयरन के साथ क्या गैस इवॉल्व होगी? देखो आयरन इज हाई रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। आयरन क्या बेटा? हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहां पर अगर मैं रिएक्शन को लिखूं तो आयरन प्लस में HCl क्या बनेगा? FeCl 2 प्लस में हाइड्रोजन गैस, प्लस में क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। यानी कि इसमें गैस इवॉल्व होगी। ट्रू है। क्या मैग्नीशियम में नहीं होगी? मैग्नीशियम में नहीं होगी क्या? देखो मैग्नीशियम भी रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम में भी गैस रिलीज होनी चाहिए। अगर रिएक्शन लिखूं मैग्नीशियम के साथ HCl की रिएक्शन करूं तो क्या बनेगा? MgCl2 प्लस में H2 प्लस में H2। तो इसमें भी गैस रिलीज हो रही है, पर इसने तो ना लिख रखा है, तो ये तो गलत हो गई स्टेटमेंट। फिर जिंक के साथ होगी क्या? जिंक कहां है? जिंक के साथ भी होगी। क्या बनेगा? जिंक के साथ अगर रिएक्शन कराओ बेटा Z जिंक प्लस HCl तो क्या बनेगा बच्चे? ZnCl2 प्लस में बेटा एक गैस निकलेगी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो ये भी सही है। तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही है? एक आयरन वाली, एक कौन सी स्टेटमेंट सही है? आयरन में गैस इवॉल्व हो रही है, और एक बेटा जिंक वाली। बाकी की दो वो छाप के लाई थी, वो एकदम टीप टाप के लाई थी, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? गलत है वो स्टेटमेंट। कह रहा है गिव रीजन व्हाई। रीजन आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। सोना और चांदी का यूज क्यों किया जाता है ज्वेलरी बनाने में? तो 2 मेन रीजन। पहली चीज हाईली मेलिएबल। हाईली क्या होते हैं? मेलिएबल होते हैं। दूसरा रीजन डक्टाइल होते हैं।
डक्टाइल तो सर और भी होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा डक्टाइल है। ये क्या है, बहुत ज्यादा डक्टाइल, हाईली डक्टाइल। क्या है, हाईली, बेटा हाईली क्या है, डक्टाइल। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डक्टाइल होते हैं। साथ ही साथ रेजिस्टेंट होते हैं, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, रेजिस्टेंस टुवर्ड कोरोजन। इनमें जल्दी से कोरोजन नहीं होता, इनमें जल्दी से कोरोजन नहीं होता है, जिस वजह से इसका यूज होता है किसमें, ज्वेलरी वगैरह मेकिंग में। ओनली फ्यू मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। केवल कुछ ही मेटल क्यों यूज किए जाते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स को बनाने के लिए, तो वो मेटल्स कौन कौन से हैं, देखो कॉपर, एल्यूमिनियम और टिन। ये कॉपर, एल्यूमिनियम और आपका एक हो गया टिन, या फिर आप इसकी जगह लिख लो स्टेनलेस स्टील, स्टील का यूज करते हैं हम। तो ये तीन ज्यादातर मेटल्स आपके घरों में ये तीन यूज होते होंगे कुकिंग के लिए। क्यों, वाई? तो सबसे पहला रीजन, देखो तीनों के रीजन अपने अलग अलग हैं, ये वाला नोट डाउन कर लिया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलो ले लिया। अब देखो यहां पर तीनों के रीजन यूज करने के अलग अलग है। सबसे पहला रीजन किसका बात करते हैं हम, एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम को कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने का सबसे मेन रीजन क्या है कि सर ये बहुत लाइट वेट होता है। क्या होता है बच्चे, ये होता है सर जी लाइट वेट। क्या होता है, लाइट वेट। देखो कंडक्टर तो सभी हैं, लेकिन इसका हल्के होने की वजह से इसका ज्यादा यूज होता है। दूसरा कॉपर, दूसरा क्या है, कॉपर। कॉपर के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो हीट को ना यूनिफॉर्मली ट्रांसफर करता है। कैसे, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली क्या करता है, हीट को ट्रांसफर करता है, हीट को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। और तीसरा क्या है बेटा, स्टील। तीसरा क्या है, स्टील। तो स्टील का यूज करने का मेन रीजन क्या है बच्चे, कि स्टील को सर यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये कोरोसिव रेजिस्टेंस है, कोरोजन के अगेंस्ट क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंट है। मतलब इसके ऊपर जल्दी से कोरोजन नहीं होगा, कोरोजन नहीं होगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? तो इसके अलग अलग अपने अपने यूज हैं बनाने के। क्लियर हो गई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। कह रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ किसका, कैल्शियम का और ऑक्सीजन का। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपने नाइन्थ में पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर वो तो पढ़ाई की नहीं नाइन्थ में हमने। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 20 मतलब इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बच्चे कितने होंगे, 20। याद रखेंगे जितने बेटा, जितना एटॉमिक नंबर होता है बेटा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसके नॉर्मल स्टेट में। तो अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन 20 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 8 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 8 8 2। देखो थर्ड सेल का केस ये है कि मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही स्टेबल होने के लिए। तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, बचे हुए अगले। तो यहां पर आपके 2 2 8 8 2 टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 20। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगी बच्चे, तो ये हो गया सर न्यूक्लियस। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 20 प्रोटॉन है। पहली सेल, कितनी सेल है, 1 2 3 4, 4 सेल बनानी है हमें, 2 3 और ये होगी बेटा 4 सेल। ये कितनी सेल होगी, 4 सेल। अब इसमें जो अगर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं इसका, तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। दूसरी सेल में बेटा कितने होंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। थर्ड सेल में भी कितने बेटा, 8 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर होगी बात। और लास्ट में कितने बेटा, 2। तो 1 और 2। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लोगे। ऐसी सिमिलरली किसकी बनानी है हमें, ऑक्सीजन की। ऐसी सिमिलरली किसकी बनानी है हमको, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का नंबर कितना दिया हुआ है बेटा, ऑक्सीजन का नंबर होता है सर जी 8। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, 8। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 2 और 6। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है। और फर्स्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 2। तो कितनी ऑर्बिट हुई इसके पास, कितनी ऑर्बिट है सर जी, ऑर्बिट हो गई इसके पास 2। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया ऑक्सीजन का, पहली ऑर्बिट और दूसरी ऑर्बिट। तो पहली ऑर्बिट में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, सर जी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। दूसरे में कितने हैं भैया, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन,
सो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो कैल्शियम को स्टेबल होने के लिए अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 2 8 8 2, और स्टेबल होने के लिए क्या रूल कहता है, स्टेबल होने के लिए रूल ये है कि लास्ट ऑर्बिट में एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑर्बिट। पहली ऑर्बिट को छोड़ के बाकी जितनी ऑर्बिट है कम से कम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। और इसका क्या है बेटा 2 और 6। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, इसको स्टेबल होने के लिए चाहिए या तो इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दे। क्लियर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे, हटा दे। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा अमाउंट होगा, कोई इसको डोनेट नहीं कर, ऊपर से ये मेटल है तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की, डोनेशन कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर गुरुजी ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर, लास्ट सेल के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो क्या होगा, रिएक्शन कैसे बनेगी कि कैल्शियम क्या कर रहा है, कैल्शियम कैल्शियम 2 प्लस, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा एक बात बताओ, अगर कोई डोनेट कर रहा हो, कोई चीज डोनेशन कर रहा हो, तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, उसका नेचर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा ना। और कोई गेट कर रहा है, डेप्थ में जाएगा ना, वो क्या होगा, कर्ज ले रहा है एक तरीके से, तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये जो रिलीज हुए हैं किसके द्वारा, कैल्शियम के द्वारा, ये कौन गेन कर लेगा बच्चे, ये गेन कर लेगा बेटा आपका ये ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा और बन जाएगा O2 नेगेटिव। अब ये प्लस का ये माइनस का याद रखना, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे 2 दोस्त लो, 2 पक्के दोस्त देखो, 2 पक्के दोस्त में एक पढ़ने वाला होगा, एक बिल्कुल बैल बुद्धि होगा। गारंटेड देखना, ज्यादातर केस में आपको 99% केस में यही मिलेगा कि अपोजिट्स जो होंगे, जैसे एक बहुत अमीर इंसान का दोस्त कौन होगा, जैसे मूवी देखिए इश्क मूवी, उसमें क्या होता है, अजय देवगन का मित्र कौन होता है, आमिर खान, जो कि उतना अमीर नहीं होता है जितना अमीर अजय देवगन। तो ये अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर का केस है। तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन कर रहा होगा, नेगेटिव। तो अब ये कैल्शियम और ऑक्सीजन एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग से नहीं बॉन्ड बनना है, बॉन्डिंग कैसे बनना है, ट्रांसफर होने पर। अब क्योंकि ट्रांसफर होने से क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग, एक तरह डोनेशन और गेनिंग से, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है, बॉन्ड बनना है, तो उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोला जाएगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, आयोनिक बॉन्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। आयंस का मतलब जब किसी के ऊपर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आ जाता है तो बेटा उसे क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयंस। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा था, नेम द आयन प्रेजेंट इन कंपाउंड्स। तो ये वाला इरेज कर दे रहा हूं, आपसे कह रहा है आपको जो ये कंपाउंड बना है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें आयंस बताने हैं, कौन है आयन। तो जैसे अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड की बात करूं तो कैल्शियम ऑक्साइड में 2 आयंस हैं, एक Ca2 प्लस है और एक ऑक्सीजन 2 माइनस है। क्लियर हो गई बात, एक कैल्शियम 2 प्लस है और एक ऑक्सीजन 2 माइनस है। नेक्स्ट कह रहा है लिस्ट 4 इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंपाउंड। जो ये कंपाउंड बना है इसके 4 इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो सबसे पहला इंपोर्टेंट कैरेक्टर क्या, कि एक आयनिक कंपाउंड है, एक ऐसा कंपाउंड है आयोनिक कंपाउंड। दूसरा ये क्रिस्टल है, या दूसरा इसका यूज बता दो, यूज क्या होता है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, कहां पर यूज होता है, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है ये, किस किस चीज में, ऑफ, आपको पता होगा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में इससे अगर क्लोरीन गैस पास करा दो। दूसरा सीमेंट, दूसरा क्या है, सीमेंट के फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है। बाकी की जो 2 यूज है बेटा वो आप बताओगे कमेंट सेक्शंस में। जितनी ज्यादा आप इन्वॉल्व होगे प्रैक्टिस में, देखो सारे कराने को तो मैं सारे करा दूं, लेकिन दिक्कत ये है उससे फिर आपको उतनी जल्दी ग्रिप नहीं आएगी या फिर उतनी जल्दी पकड़ नहीं बनेगी किस चीज पर, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। अब ये धीरे धीरे करके आप जैसे ये 2 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में दो, आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या सीख रहे हो। अब आप एनालाइज करोगे, सोचोगे कि 2 और यूज क्या बन सकते हैं। तो यही जो सोचने की चीज है यही तो इंक्रीज करनी है प्रैक्टिस सेट में। मेन रीजन क्या है प्रैक्टिस सेट का, या जो प्रीवियस ईयर कराने का मेन रीजन क्या है, मेन रीजन है ताकि आप सोचें, आप ब्रेन का यूज करें, और जब आप बेटा यूज करोगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आपको दिखेगा एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, लिस्ट 3 डिफरेंशिएटिंग फीचर बिटवीन अ प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन एंड अलॉइंग। अलॉइंग और गैल्वेनाइजेशन में 3 मेन फीचर्स आपको बताने हैं जो उनको डिफरेंशिएट करते हैं, जो उनको क्या करते हो, अलग करते हैं उन दोनों प्रोसेस को। देखो अगर मैं बात करूं गैल्वेनाइजेशन की, किसकी बात करूं,
गैल्वेनाइजेशन की, किसकी बात करूं, गैल्वेनाइजेशन की। और दूसरी किसकी बात कर रहे हैं हम, अलॉइंग की, किसकी बात कर रहे हैं, अलॉइंग की। तो देखो गैल्वेनाइजेशन एक मेथड है जो किस लिए यूज किया जाता है, जो यूज किया जाता है कि जो लो, जो मतलब कि रेजिस्टिव मेटल जो जिनके ऊपर रिएक्शन हो जाती है किसकी, ऑक्सीजन की या हाइड्रोजन की, और क्या हो जाए, कोरोजन हो जाए, तो कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर चढ़ा दी जाती है, एक क्या चढ़ी जाती है, सेक्रीफाइसल लेयर चढ़ा दी जाती है किसकी, जिंक की। जिंक की क्या चढ़ा दी जाएगी, एक सेक्रीफाइशियल, या फिर जिसे बोलते हैं सेक्रीफाइस कर लिया, कौन सी, सेक्रीफिशियल लेयर, सेक्रीफिशियल लेयर किसकी चढ़ा दी जाती है, जिंक की। जबकि इसमें क्या होता है, अलॉइंग में, अलॉइंग में क्या होगा बेटा, मिक्सचर तैयार होगा, क्या होगा, मिक्सचर तैयार होगा किसका, मेटल और मेटल का, मेटल और मेटल का, या फिर मेटल का किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, मेटल का किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, तब उसे एलॉय बोलते हो, उसे क्या बोलते हो, एलॉय। दूसरा, इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से, किसके मेथड से, जो गैल्वेनाइजेशन होगा वो किस मेथड से होगा बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मेथड से होगा। जबकि इसका इसका जो ये प्रोसीजर है, इसका क्या है, मेल्टिंग होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, मेल्टिंग हो गई। जब क्लियर हो गई, इसका मेन रीजन क्या है अलॉइंग करने का, मेल्ट करके उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना। इसका रीजन क्या है, देखो गैल्वेनाइजेशन का जो एक प्रॉपरली इसको लिखते हैं, समझ में नहीं आ रहा इसमें इस तरीके से, कहाँ जगह नहीं बन रही ना, देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, इधर है आपका गैल्वेनाइजेशन, और यहां पर बच्चे आपने लिखा हुआ है अलॉइंग, क्या लिखा हुआ है, अलॉइंग। अगर मैं बात करूं बच्चे गैल्वेनाइजेशन की, इट इज अ मेथड, it is a method used to protect a metal against corrosion, कोरोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के एक प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। जबकि इसमें क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग a mixture of metal और मेटल नॉन मेटल, या तो मेटल मेटल का मिक्सचर, या फिर बेटा मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर तैयार करने के जो प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अलॉइंग कहा जाता है। दूसरा क्या है, इन दिस मेथड आप क्या करते हो, जिंक को क्या करते हो, लेयर करते हो, जिंक को क्या करते हो, लेयरिंग करते हो जिंक की, यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वहीं पर बेटा इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेल्टिंग किया जाता है, क्या किया जाता है, दो इस तरीके से, आपने एक मान लीजिए एक भट्टी ले ली, और इस भट्टी के अंदर दो मेटल डाल दिए, दो मेटल, ये मेटल 1 है और ये मेटल क्या है, 2 है। अब इन दोनों क्या किया आपने, हीट किया, क्या किया, बहुत ज्यादा हीट किया। हीट होने से क्या होगा, ये दोनों मेल्ट हो जाएंगे, ये भी मेल्ट हो गया और ये भी क्या हो जाएगा, मेल्ट, ये दोनों क्या होंगे, मेल्ट, मेल्ट होके ये मिक्सचर बन जाएगा, और फिर इसको कूल डाउन करके बाहर निकाल लो। तो अब ये जो मिक्सचर मिला है उसके अंदर दोनों की पावर होगी, एक तरीके से देखा जाए दोनों की स्ट्रेंथ आ जाएगी, जिस वजह से अलॉइंग में क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जबकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में स्ट्रेंथ तो नहीं बढ़ती, लेकिन क्या मतलब गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, स्ट्रेंथ तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन कोरोजन के अगेंस्ट क्या होगा बेटा, कोरोजन के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगी उसको। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, कंपेयर एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, 2020 का क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या करना है, कंपेयर करना है इन तीनों को, कंपेयर नहीं, कंप्लीट करना है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अच्छा एक बात बताओ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर क्या है, एम्फोटेरिक नेचर है, कैसा नेचर है बेटा, एम्फोटेरिक। तो जब यहाँ रिएक्शन होगी तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस में क्या निकलेगा बेटा, प्लस में क्या बनेगा, वाटर, प्लस में क्या बनेगा, वाटर। क्लियर हो गई बात, क्या बनेगा, वाटर। क्लियर हो, देखो मेटल ऑक्साइड जब आपकी रिएक्ट करेंगे किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या बनाते हैं, मेटेलिक सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन वहीं अगर मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ बेटा, एसिड के साथ, तो क्या बनाता है, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस में अगर मेटल एसिड के साथ बन रहा है तो मेटेलिक सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस, ऑक्साइड नहीं सॉरी। क्लियर होगी बात। यहाँ पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, KOH, क्या बनाएगा, KOH। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे लिखेंगे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्लियर है। अगर बात करें किसकी,
आयरन की वाटर के साथ रिएक्शन करने के लिए, तो Fe2 क्या बनेगा, FeO आयरन ऑक्साइड, क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड, प्लस में बेटा क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस, प्लस में क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एन एलिमेंट एक्स डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर जो केस स्टडी आती है वो इसी टाइप से आपको मिलेगी। एक एलिमेंट एक्स है, वो क्या कर रहा है बेटा, एक सॉल्यूशन के अंदर फलाने एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, फिर उसको कर रहा है, फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर में इसको लिखिए। इसमें क्या होता है, इसमें बड़े सोच समझ के आपको एक रफ पेपर में ये करना है, क्या कि जो जो स्टेटमेंट में आपको दिया है उसको एक लाइन में लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर कह रहा है एक्स ने क्या किया, एक्स को अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट से रिएक्ट कराया FeSO4 से, तो इसने क्या किया, आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस किसको कर दिया, आयरन को। आयरन को अलग कर दिया, इसका मतलब उसके साथ चला गया, XSO4 बन गया। एक्स हमें नहीं पता क्या चीज है। फिर दोबारा कह रहा है लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन इफ द एलिमेंट एक्स इज ट्रीटेड विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन अरेंज XCN कॉपर जिंक और सिल्वर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। अब इतना तो कंफर्म है, जो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है वो आयरन से तो ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज पर आइए। हमें कॉपर तक की जरूरत है क्योंकि कॉपर तक की बात की है। अब एक बात बताओ, अगर कोई एलिमेंट एक्स है बेटा, अगर एक्स एलिमेंट क्या कर रहा है, आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ये इससे ऊपर की सीरीज का एलिमेंट है, इससे ज्यादा रिएक्टिव सीरीज का एलिमेंट है। अब आपसे कह रहा है कि अगर मैं मान लीजिए अब एक्स की रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट से हो, किससे हो, कॉपर सल्फेट से, तो कॉपर सल्फेट की पोजीशन कहां है, यहां पर, ये तो आयरन से भी कमजोर है, यानी इसको भी आराम से डिस्प्लेस कर देगा। तो इसका मतलब यहां पर भी XSO4 बन जाएगा और आयरन कॉपर यहां पर भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर इसकी रिएक्शन बेटा किसके साथ कराई जाए, जिंक सल्फेट के साथ। किसके साथ कराई जाए, जिंक सल्फेट। जो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, क्या वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा? और अगर जिंक ही हो तो वो तो जिंक को कर ही रहा है डिस्प्लेस, तो यहां पर भी क्या बनेगा, XSO4 बनेगा, प्लस में जिंक अलग हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। और लास्ट कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर रिएक्शन हो रही है AgNO3 के साथ, तो सिल्वर तो भैया सर जी कॉपर से भी नीचे रिएक्टिव रहता है, कॉपर से भी कम रिएक्टिव है। अगर भैया कॉपर से भी कम रिएक्टिव है तो उसको तो उठा के ऐसे फूंक मार के भगा देगा। तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर XNO3 बन जाएगा, XNO3 प्लस में सिल्वर अलग हो रहा है। इसका मतलब भैया जी कुछ भी कहो, X इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, एक्स इन सबसे ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। तो हमने ये तो लिख दिया अपनी ऑब्जर्वेशन, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन बन रही है। अब उसने कहा था इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में और लिखना है, मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन है सीरी भैया, सबसे कम रिएक्टिव तो सिल्वर है। उसके बाद कौन रिएक्टिव है भैया, उसके बाद कॉपर का नंबर है, उसके बाद किसका नंबर है भैया, उसके बाद सर जी जिंक का नंबर है, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आप कह दोगे इसके बाद वो कंपाउंड वो एलिमेंट एक्स आएगा। क्लियर, क्योंकि एलिमेंट एक्स क्या कर रहा है, सबको डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो हाई रिएक्टिव कौन होगा बेटा, एक्स। हाई रिएक्टिव कौन होगा बच्चे, एक्स होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट 2020, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का नंबर कितना है बेटा, मैग्नीशियम आता है 12 पे, कितने पर आता है, 12 पर। तो कैसे तोड़ोगे, 2 8 2, यही तो टूटा जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहली सेल में 2 गया, दूसरे सेल में 8 गया, तीसरी सेल में कितना गया बेटा, 2 गया। वहीं क्लोरीन का नंबर कितना होता है बेटा, क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन, क्लोरीन का नंबर होता है बेटा 17। तो इलेक्ट्रॉन हुए 17, तो हो गए 2 8 और 7। इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर बात करूं स्टेबल होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वहीं इसको स्टेबल होने के लिए कितने की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जरूरत है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कितने क्लोरीन का पेट भर सकता है, एक तरीके से कितने क्लोरीन को स्टेबल कर सकता है, 2 क्लोरीन को। इसका मतलब होगा क्या सर, मैग्नीशियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। और क्लोरीन के आउटर सेल में कितने थे सर जी, 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने इधर ट्रांसफर कर दिया और 1 क्लोरीन और मान लो, 2 क्लोरीन को स्टेबल कर सकता है ना ये, तो एक ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो इधर ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पर क्या बन जाएगा, MgCl। कितने Cl जुड़ेंगे इसके साथ, 2 Cl। तो ये आपका क्या हो गया, आयनिक फॉर्मेशन हो गया, आयंस का फॉर्मेशन हो गया, और उसके बाद क्या बन गया, आयनिक कंपाउंड बन गया। क्लियर हो गया। सेकंड कह रहा है आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड गिव रीजन, क्योंकि सर उनके जो आयंस होते हैं वो हेल्ड होते हैं टाइटली,
क्या होते हैं, हेल्ड होते हैं, मतलब एक ही जगह क्या होते हैं, बहुत तेजी से पकड़े हुए होते हैं, एक ही जगह स्टॉप रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो फोर्स का नाम रखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है किस किस के बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में, मतलब एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में, तभी तो आयनिक कंपाउंड बना। फिर कह रहा है विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम शो द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ स्टीम एक्शन ऑन मेटल, जिसमें आपको डायग्राम बनाना है स्टीम एक्शन का मेटल के ऊपर। स्टीम एक्शन का बोले तो वाटर का एक्शन क्या होता है, इस तरीके से जो सेटअप होता है आपका। यहां पर आपने क्या रखा है, ऊन को रखा है, जो वेट ऊन होती है, यानी वेट बुल है, ठीक है। यहाँ आपने कोई मेटल रखा हुआ है, इसको आप फ्लेम से हीट करा रहे हैं, फिर यहाँ कॉर्क लगा दिया, यहाँ से आपने एक ट्यूब पास करा, इस तरीके से आपका जो पूरा सेटअप होता है वो पूरा सेटअप आपको डायग्रामेटिकली बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड मेक इट मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर ऑर्नामेंट। सबसे पहला रीजन डक्टाइल, हाईली डक्टाइल है। इसकी डक्टाइल कितना है, बहुत ज्यादा है। डक्टिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा। इसे पतले से पतले तार में इसको क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा, ये कोरोजन रेजिस्टेंस है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, मतलब इस पर कोरोजन का असर नहीं होगा, ज्यादा असर नहीं होगा, जिस वजह से ज्वेलरी ज्यादा टाइम तक चल पाएगी। क्लियर होगी बात। कह रहा है नेम टू मेटल्स विच आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। भाई सबसे ज्यादा तो आप कह सकते हो जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये बेस्ट कंडक्टर नहीं है क्या हीट के लिए। एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम के बर्तन इसलिए तो यूज होते हैं। स्टील हो गया, इस तरीके से बहुत सारे मेटल। नेम टू मेटल्स दैट आर मेल्ट व्हेन यू कीप इन योर पाल्म। अगर आप पाल्म पर, अपनी हथेली पर रखो मेटल को और वो पिघल जाए, तो ऐसे दो मेटल के नाम बताने हैं। तो एक होता है सर जी गैलियम, एक क्या होता है गैलियम, और एक होता है बेटा सीजियम। एक क्या होता है सीजियम, एक क्या होगा बच्चे सीजियम। दो होंगे गैलियम और सीजियम। क्लियर होगी। ये दो मेटल को अगर आप हथेली पर रखो, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बेटा बहुत कम है, आपकी बॉडी टेम्परेचर के आसपास का मेल्टिंग पॉइंट, हथेली पर रखते ही क्या हुआ, ये मेल्ट डाउन हो गए। ये क्या हुए, मेल्ट डाउन हो गए। आगे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड। अभी बताया था, पिछली स्लाइड पर देखो, कैल्शियम ऑक्साइड बता के गए थे। ये देखो, इसमें फॉर्मेशन बताई थी ना आपको आयनिक कंपाउंड की, किस तरीके से आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, आयंस कैसे बन रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए ये वाला हो गया। चलो इस वाले पर नेक्स्ट है कार्बन कंपाउंड रिड्यूस टू ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। कार्बन जो है रिड्यूस नहीं हो सकता किसमें, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में। इनको रिड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सोडियम, क्यों? क्योंकि सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, सर ये हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल देन कार्बन। कार्बन से इनकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा। हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कार्बन से इनकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, जिस वजह से कार्बन को रिड्यूस नहीं कर सकता। फिर कह रहा है वाई, तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, क्यों नहीं, क्योंकि बिकॉज सोडियम, आप लिख लीजिए इसका आंसर प्रॉपर, क्या, बिकॉज सोडियम, magnesium and aluminium are high reactive than या more reactive than किससे ज्यादा, कार्बन। That's why carbon cannot reduce the oxide of sodium, magnesium and aluminium into their respective metal। ये ना तो सोडियम के ऑक्साइड, ना मैग्नीशियम के ऑक्साइड, ना ही एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को क्या कर पाएंगे, रिड्यूस कर पाएंगे। कह रहा है वेयर are these metal placed in the reactivity series, at top। आप इसको लिख भी सकते हो, अगर मैं बात करूं सेकंड पोजीशन पर आपका सोडियम है, फोर्थ पोजीशन पर मैग्नीशियम और फिफ्थ पोजीशन पर क्या है, एल्यूमिनियम। तो आप ये कह सकते हो above the reactivity of carbon। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है हाउ आर दीज मेटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर। ये कैसे निकाले जाएंगे, क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल है तो इनको आप इलेक्ट्रोलाइसिस से निकाल सकते हो। किससे, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस मतलब इनको डिकम्पोज, इनको तोड़ करके निकाला जा सकता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके निकाल। क्लियर होगी बात। आपको यही चीज क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। जैसे मान लो मैंने आपको कहा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है,
Al2O3 है, इसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दीजिए, इसको तोड़ दीजिए। क्लियर हो गई बात। ऐसी आपको मैंने सोडियम ऑक्साइड Na2O को तोड़ना है, ऐसी MgO को तोड़ना है। इन तीनों का इलेक्ट्रोलाइसिस करके आप प्रोडक्ट जो बनेगा, एक तो इनका मेटल अलग हो जाएगा, एक तो ये क्या होगा, मेटल अलग हो जाएगा, ये जो मेटल है प्योर मेटल अलग हो जाएगा। बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बन रहा होगा, बाई प्रोडक्ट में आपको बताना है, बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको इस रिएक्शन में क्या मिल रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड। अगर मैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करूंगा तो बेटा क्या होगा बताओ, मर्करी अलग हो जाएगा और क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। आपको प्योर मेटल क्या मिल जाएगा, मर्करी, और एक ऑक्सीजन गैस निकलेगी। कह रहा है नेक्स्ट अ मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड मतलब CuO और क्यूप्रस सल्फाइड CuS को हीट किया जाए, हीट करोगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा बोलो। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, इसको क्या करोगे, बैलेंस, इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देना, हो गया बैलेंस। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो आगे कह रहा है एल्यूमिनियम इज रिएक्टेड विद मैग्नीज डाइऑक्साइड। एल्यूमिनियम की रिएक्शन किससे हो रही है, मैग्नीज डाइऑक्साइड से, MnO2 से। इसका प्रोडक्ट बताना है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। फेरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड विद एल्यूमिनियम। फेरिक ऑक्साइड मतलब आयरन ऑक्साइड, सिंपल सी बात कर रहा है। फेरिक ऑक्साइड क्या कर रहा है, FeO या फिर Fe2O3 को आप रिएक्ट करवाइए किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगी और आयरन अलग हो जाएगा। इसका तो आंसर सिंपल है, Al2O3 प्लस में आयरन अलग हो जाएगा, प्लस में आयरन क्या हो जाएगा अलग, 2 आयरन अलग हो जाएंगे। जिंक कार्बोनेट अंडरगो कैल्सिनेशन, अगर जिंक कार्बोनेट को ZnCO3 को कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन क्या होता है, एक हीट करना मतलब डिकम्पोज ही कर रहे हो आप, तो यहाँ पर जिंक अलग हो जाएगा, प्लस में क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द फॉलोइंग मेटल दैट कैन कट बाय द नाइफ। सिंपल सा आंसर है सर, सोडियम है इसका आंसर। क्या होगा, सोडियम। लस्ट्रस नॉन मेटल कौन होता है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है बेटा जो शाइनी सरफेस रखता है काटने पर, तो बेटा आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा बेटा, आयोडीन। नेक्स्ट, मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मेटल कौन सा है, तो सर मरकरी है। कौन है, मरकरी है। आगे मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल कौन है बेटा, गोल्ड है। कौन है, गोल्ड है। आगे क्या कह रहा है, मेटल दैट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है बेटा, सिल्वर है, बेस्ट कंडक्टर सिल्वर। ए जी ठीक है, लेकिन अब इतने अमीर तो कोई है नहीं, इतना अमीर है कोई कि सिल्वर, फिर तो चोर आएगा उस सारा सामान नहीं चुराएगा, सिर्फ जो आपकी बिजली की तार है उन्हीं को खींच के ले जाएगा। समझ में आ रही है बात। नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म कौन है, कार्बन। कार्बन डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, हाउ आर एलॉय बेटर देन मेटल्स। अलॉय क्यों बेटर है, सबसे पहला मेटल्स से ज्यादा इनकी क्या होती है, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, सबसे पहले बात क्या करूं, स्ट्रेंथ की, तो मेटल से ज्यादा किसकी होती है, अलॉयज की होती है। दूसरा, 3 रीजन बहुत है इनके। दूसरा क्या रीजन है बेटा बताइए, अगर मैं इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेटल से ज्यादा होता है। तीसरा, अगर मैं ये कहूं कि कोरोजन, कोरोजन की बात करूं तो कोरोजन किस में होता है, कोरोजन आपका प्योर मेटल में हो जाएगा। प्योर मेटल में क्या हो जाएगा, कोरोजन। वहीं पर जो अलॉय होते हैं, अलॉय क्या होते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस टू बार्ड कोरोजन। क्या होते हैं, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, मतलब इन पे कोरोजन जल्दी से नहीं होता, रेजिस्टेंस टू कोरोजन, इनके ऊपर जल्दी से कोरोजन नहीं होता है। चलिए आगे कह रहा है अमलगम। अमलगम क्या होता है बेटा, अमलगम होता है आपका मरकरी का कंपाउंड, मरकरी का किसी भी मेटल के साथ एलॉय कर दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, आपका अमलगम बन जाएगा। जैसे सोडियम अमलगम, अमलगम का सिंपल सा मतलब ही है क्या, मरकरी का किसी और मेटल के साथ अलॉय तैयार कर दो। दूसरा क्या कह रहा है, सोल्डर। सोल्डर का आप बताएंगे, एक तो सर जी इसमें टिन होता है और एक क्या होता है, लेड होता है। क्या होता है, लेड। टिन और लेड का अलॉय कौन होता है, सोल्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। What would the student report nearly after 30 minutes of placing dully cleaned strips of aluminium, copper, iron and zinc in freshly prepared iron sulfate solution? कह रहा है अल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया और जिंक हो गया, इनको उसने क्या डाला है, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला है, FeSO4 के अंदर।
किसके अंदर पुट किया है, FeSO4 के अंदर पुट किया है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन। चलिए अब देखो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एक तो सर जी जिंक है, एक कौन है, एल्यूमिनियम है। आयरन, अब इसमें तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी इन दोनों में, इन दोनों के अंदर तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, नो चेंज या नो रिएक्शन, नो चेंज या फिर कह लो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगी नहीं। क्यों नहीं होगी सर जी, तो रीजन क्या है भैया, ये कॉपर है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। ये क्या है, खुद आयरन आयरन के साथ क्या रिएक्ट करेगा भैया, कोई रिएक्शन करेगा क्या। जबकि इसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, और आयरन क्या हो जाएगा बेटा, अलग हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम डिस्प्लेसमेंट, क्या बन जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट, प्लस में क्या बन जाएगा बेटा, आयरन अलग हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो आपसे कह रहा है ऑब्जर्वेशन बताइए, तो इसमें आपको क्या बताना है, ऑब्जर्वेशन, इनके कलर बताएंगे आपको, कलर आप बताइए क्या बनेगा इसमें। चलिए आप पेल ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, मतलब आयरन सल्फेट का एक ग्रीन सॉल्यूशन आपने FeSO4 का लिया, और फिर कह रहा है वाज टेकन इन 4 सेपरेट टेस्ट ट्यूब, 4 सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स हैं आपके पास, 1 2 3 4, और चारों टेस्ट ट्यूब्स में क्या है, FeSO4 है, क्या है बेटा, FeSO4, FeSO4, और ये भी इसमें क्या है, FeSO4 है, आयरन सल्फेट है। फिर कह रहा है इनको मार्क कर लीजिए 1 2 3 4 करके, क्या मार्क कर लेंगे, 1 2 3 और 4 मार्किंग कर ली। फिर कह रहा है पीसेस ऑफ कॉपर जिंक एल्यूमिनियम वर ड्रॉप्ड इन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, दूसरी तीसरी और चौथी में क्या डालेगा, इसमें कॉपर पुट किया गया, इसके अंदर जिंक को पुट किया, और यहां पर क्या पुट किया बेटा, एल्यूमिनियम पुट किया। आपसे कह रहा है इन विच केस डज द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन मैच विद द कलर इन द टेस्ट ट्यूब 1। जो टेस्ट ट्यूब 1, अब टेस्ट ट्यूब 1 में तो क्या है, ग्रीन कलर का, कैसे ग्रीन, पेल ग्रीन, कैसा है बेटा, पेल ग्रीन। क्वेश्चन यही तो कह रहा है भाई, इसके अंदर हमने कुछ ऐड ही नहीं किया तो कलर तो वही रहेगा, कलर तो आयरन सल्फेट का क्या था बेटा, पेल ग्रीन, तो पेल ग्रीन ही रहेगा। अब इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में से किस टेस्ट ट्यूब का कलर बिल्कुल एग्जैक्टली 1 के जैसा रहेगा, उसी टेस्ट ट्यूब का तो रहेगा जिसमें रिएक्शन नहीं होगी। और रिएक्शन बेटा किसमें नहीं होगी, जो आयरन से कमजोर होंगे वो रिएक्ट नहीं करेगा। जिंक तो कर लेगा, जिंक सल्फेट, ये एल्यूमिनियम सल्फेट ये नहीं करेगा, ये क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो आप कहोगे टेस्ट ट्यूब जो 2 है, क्या टेस्ट ट्यूब 2 जो है बेटा, टेस्ट ट्यूब सेकंड कलर मैच विद टेस्ट ट्यूब 1। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका मेन रीजन आपका क्या है, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सल्फेट सॉल्यूशन, तो लेकिन जिंक और एल्यूमिनियम तो डिस्प्लेस कर देंगे। तो यहां तो क्या बन जाएगा दादा, यहां तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, और यहां क्या बन जाएगा, यहां एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। लेकिन यहां क्या होगा, यहां कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। जब रिएक्शन नहीं होगी तो बेटा इसका कलर तो इसी की तरह रहेगा ना, पेल ग्रीन। क्लियर हो गई बात। तो रीजन बताना था, तो रीजन यही था, सिंपल सा रीजन था भैया, कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन iron, but zinc and aluminum are more reactive than iron, so they displace iron from the solution, but copper does not able to displace the iron from its solution. That's why test tube second color match with the test tube 1. चलिए आगे बढ़े। An ore on treatment with dilute hydrochloric acid produced a brisk apheresis. Brisk apheresis मतलब कंफर्म है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ब्रिस्क एफरेंसेस जब भी निकले समझ लेना कार्बन डाइऑक्साइड के होने के चांस है। और कार्बन डाइऑक्साइड किसकी ओर में निकल सकता है, कार्बोनेट की ओर में निकल सकता है। फिर आपसे कह रहा है नेम द टाइप ऑफ ओर विद 1 एग्जांपल। तो ओर का जो टाइप है, ओर किसकी है बेटा, ओर तो कार्बोनेट की है सर जी, किसकी है, कार्बोनेटेड ओर, कार्बोनेट ओर है, ठीक है। आपसे कह रहा है व्हाट स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम द इनरिच्ड ओर। अगर कार्बोनेटेड से इनरिच कोई और है, मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट की ओर है, उसको कैसे करोगे, तो सर जी कैल्सिनेशन, क्या बनेगा बेटा, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। कैल्सिनेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम द ओर। क्लियर हो गई बात, क्लियर है। अब आपसे कह रहा है ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन दिस प्रोसेस। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मैंने एक एग्जांपल ले लिया कार्बोनेटेड ओर का, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ले लिया बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को मैं किस प्रोसेस में ले जाऊंगा बेटा, भैया जी दादा इसको ले जाओ आप कैल्सिनेशन में। किस में ले जाओ, कैल्सिनेशन में। किस में ले जाओ, कैल्सिनेशन में।
अब भैया इसको कैल्सिनेशन में ले जाओ। कैल्सिनेशन है क्या, पहले तो सर जी ये बता दो कैल्सिनेशन है क्या। तो कैल्सिनेशन क्या है भैया, कैल्सिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, आप हीट कर रहे हो, लेकिन 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 इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है, कम है। इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई आपने क्या कर देते हो, मिनिमम, मतलब एक तरीके से डिकम्पोजिशन हो रहा है अंडर द लो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस क्या है, मिनिमम है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस अगर मिनिमम है तो ये तो सर कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को निकालना है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड को निकालना है और इसमें से प्योर मेटल को अलग करना है। तो दादा आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, आप इसको क्या कर दीजिए, रिड्यूस करा दीजिए, रिडक्शन करा दीजिए। अब रिड्यूस कराओगे, रिडक्शन कराओगे तो किसके साथ रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोजन के साथ। अब जैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन पास होगा ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम अलग हो जाएगा और साथ में क्या जाएगा, वाटर। क्या जाएगा बेटा, वाटर आ जाएगा। क्लियर होगी बात, बोलो समझ में आ गया। या फिर सिंपल कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन। रिड्यूस कराने के लिए सिंपल सी चीज मैंने यहाँ पर क्या पास किया, हाइड्रोजन गैस को पास आउट करा दिया। आप काफी सारे मेथड का यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ, डन। चलो एक बार लाइक और शेयर कर दो भाई, समझा करो बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लिस्ट द टेबुलर फॉर्म ऑफ 3 केमिकल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन व्हिच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल। एक मेटल और नॉन मेटल को मैं क्या कर सकूं, डिफरेंशिएट कर सकूं। पहली रिएक्शन अगर मैं बात करूं, मेटल जो होते हैं, मेटल कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अगर मेटल की रिएक्शन होगी किसके साथ, मान लीजिए एसिड के साथ, किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या बनाएंगे बेटा, मेटेलिक सॉल्ट, मेटेलिक सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस, प्लस में हाइड्रोजन गैस। दूसरा बेटा, दूसरा क्या है बच्चे, अगर मेटल सर जी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कोरोजन हो जाएगा उसके ऊपर, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बना लेगा, या सिंपल सी चीज कोरोजन। वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी, नॉन मेटल की, किसकी बात करूं, नॉन मेटल की, किसकी बात करूं, नॉन मेटल की। तो पहली चीज नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। दूसरी चीज क्या है, नो रिएक्शन, आपको रिएक्शन नहीं होगी। दूसरी चीज क्या है, अगर नॉन मेटल को वाटर में डाल दिया तो कोई चेंज नहीं आएगा। नॉन मेटल को अगर मैं वाटर में ऐड भी कर दूं तो कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। और तीसरी चीज जो मैं कह सकता हूं कि जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल की अगर मैं मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करूं, मेटल की किसके साथ रिएक्शन करूं, ऑक्सीजन के साथ, तो मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। कैसा बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, जिसका नेचर कैसा होता है बेटा, जो आपकी बेसिक नेचर की होगी। कैसी होगी, बेसिक, एक्सेप्ट एल्यूमिनियम एंड जिंक, क्योंकि वो एम्फोटेरिक होते हैं, उनके पास दोनों नेचर होता है। वहीं बेटा अगर मैं बात करूं भैया किसकी, नॉन मेटल की, किसकी बोलो, नॉन मेटल की, अगर बेटा ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है बेटा, ये कैसी होती है, ये बच्चे होती है आपकी एसिडिक इन नेचर। कैसी होती है, एसिडिक इन नेचर। तो ये केमिकल रिएक्शन आपने लिख दी जो हमारा क्या कर रही है, जो डिफाइन कर रही है एक मेटल और एक नॉन मेटल को। अगला क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, मोस्ट मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वेल, ज्यादातर मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा, द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड मतलब Fe2O3 विद हीटेड एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन क्रैक मशीन पार्ट। तो एक बार इसकी रिएक्शन लिखो, उसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि इसका यूज क्यों किया जाता है। तो रिएक्शन है बेटा Fe2O3 प्लस में आपने इसमें एल्यूमिनियम डालोगे। अब बेटा एक बात बताओ भैया जी, एक बात बताइए आप कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो आयरन को एल्यूमिनियम क्या कर देगा, भगा देगा, अलग कर देगा और खुद बना लेगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में आयरन। और ये जो आयरन है ये मेल्टेड फॉर्म में रहेगा। कैसा रहेगा बेटा, मेल्ट डाउन रहेगा, मेल्टेड डाउन रहेगा, जिस वजह से मेल्टेड डाउन की फॉर्म में रहेगा। ये थर्माइट रिएक्शन है बेटा, ये थर्माइट रिएक्शन। अब ये मेल्टेड डाउन, मान लीजिए कोई क्रैक है मशीन के अंदर, ये आयरन पिघला हुआ है, ये यहाँ पर डालोगे तो ये यहाँ पर भर जाएगा कि नहीं, भर जाएगा कि नहीं, जिस वजह से क्या होगा, क्रैक हो गया। फिर समझ में आ गई ना बात, यही रिएक्शन है, यही रीजन है क्या यूज किया जाता है, मशीन पार्ट के जॉइंट क्रैकर्स को, जो भी उसमें गैप वगैरह आ गया उसको ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन। व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या भैया, अरेंजमेंट है केमिस्ट्री के डॉन का, मतलब जो केमिस्ट्री में डॉन लोग है ना, उसमें कैसे पावर बढ़ रही है, कौन पावरफुल है, कौन कमजोर है, तो उसकी अरेंजमेंट को क्या कहा गया, रिएक्टिविटी सीरीज कहा गया। जैसे इस तरीके, तो नीचे की तरफ क्या होगा, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करते जाओगे, सिल्वर की तरफ जाओगे,
तो रिएक्टिविटी पावर क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। वहीं पर सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव, भाई हाथ में लेते ही या हवा में, हवा के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में भी आ गया ना, हल्का सा एयर में भी छोड़ दिया, एयर के जो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन है तुरंत क्या हो जाएगा, आग पकड़ लेगा और पोटेशियम ऑक्साइड बना। और वहीं पर सोडियम, भाई पानी में फेंको, पानी में आग लगा दे, इसी के लिए गाना हो रहा था, पानी में आग लगा दे। समझ में आ गया? आ क्या रहा है, सीरीज हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द रिएक्टिविटी ऑफ, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ऊपर लिखा जाएगा, जो कम रिएक्टिव होगा वो नीचे लिखा जाएगा। सजेस्ट अ डिफरेंट केमिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ऑफ मेटल्स इन मिडल ऑन टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं अदर देन जो और का मेथड है, उसके अलावा और कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं? तो अगर मैं कहूं भाई, जैसे मान लो मिडल रिएक्टिविटी के लिए आप यूज कर सकते हो हाई रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करा के, हाई रिएक्टिव मेटल्स के साथ, हाई रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन कराइए, वो क्या कर देंगे, लो रिएक्टिव मेटल्स या मिडिल रिएक्टिव मेटल्स के जो कंपाउंड है, जो भी उनकी ओर है उसके साथ जुड़ जाएंगे और फ्री मेटल को अलग कर देंगे। क्लियर हो गई बात? आंसर विद वन एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल देना है, मैंने कहा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कार्बोनेट है, क्या है बेटा, एल्यूमिनियम कार्बोनेट है, जैसे ये, इसके रिएक्शन मान लो मैंने सोडियम से करा दी, क्या करा दी, सोडियम के साथ रिएक्शन करा दी, तो सोडियम इज मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, सोडियम इज मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, तो क्या करेगा सोडियम, एल्यूमिनियम को बेटा क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, जब डिस्प्लेस कर देगा तो एल्यूमिनियम तो अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और खुद क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर इधर कर देंगे सर जी हम 3 से मल्टीप्लाई, कितने से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, जैसे इसे 3 से करोगे इधर 6 से करनी पड़ेगी, और एल्यूमिनियम के लिए इधर 2 से करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? तो एक डिफरेंट मेथड है जो आप यूज कर सकते हो ओर से, ऑक्साइड की जो ओर्स हैं, ये तो मैंने खैर कार्बोनेटेड ओर का एग्जांपल दिया, आप ऑक्साइड ऑफ मेटल का भी यूज कर सकते हो, जैसे यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती Al2O3 होता, तब भी आप सेम मेथड यूज करते तो सोडियम ऑक्साइड Na2O बनता, प्लस में क्या बनता आपका, एल्यूमिनियम अलग हो जाए। क्लियर हो गई बात? तो सिंपल सा आंसर आप लिख सकते हो, बाय रिएक्टिंग द ऑक्साइड ऑफ मिडल रिएक्टिव मेटल्स विद द हाई रिएक्टिव मेटल्स, द हाई रिएक्टिव मेटल्स विल डिस्प्लेस द लो मिडल रिएक्टिव मेटल एंड कंबाइंड विद देयर ऑक्साइड्स, एंड द फ्री स्टेट जो आपके मिडल रिएक्टिव मेटल है वो आपको क्या मिल जाएंगे बेटा, फ्री स्टेट में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Write the step involved in the extraction of pure metal in the middle of activity series from their carbonated ore। अगर बेटा कार्बोनेटेड ओर है, क्या है, कार्बोनेटेड ओर है, तो इसमें प्रोसेस क्या है, कार्बोनेटेड ओर से कैसे निकालोगे, तो सर सबसे पहले इनका क्या किया जाएगा, कैल्सिनेशन, क्या करोगे हम, प्रोसेस करेंगे सर कैल्सिनेशन की। कौन सी प्रोसेस, कैल्सिनेशन, करवाया था अभी पिछला क्वेश्चन में। कैल्सिनेशन की जब आप प्रोसेस करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड बनेगी, क्या बनेगी बच्चे, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड बनेगी। फिर इस मेटेलिक ऑक्साइड को क्या कराओगे बेटा, रिडक्शन कराओगे, इसका क्या कराओगे, रिडक्शन। जब आप रिडक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, इम्प्योर मेटल बनेगा, क्या बनेगा, इम्प्योर, प्योर नहीं बनेगा बीपी, इम्प्योर मेटल। और फिर इम्प्योर मेटल को क्या कर दोगे आप, रिफाइन कर दो, क्या कर दोगे, रिफाइन कर दोगे। जैसे आप रिफाइन करोगे आपको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। तो आप इसी को आप स्टेप बाय स्टेप लगोगे। फर्स्टली दे आर goes through a process of calcination and convert into a metallic oxide. After that, metallic oxide are reduced to form a impure metal. And the last and final step, the impure metal goes through a process of refining and convert into the pure metal. Next कह रहा है, how is copper extracted from sulfide ore? सल्फाइड ओर से कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? अगर मैं बात करूं सल्फाइड ओर है तो कॉपर को, कॉपर एक्साइड, जैसे कॉपर सल्फाइड है, इसको सबसे पहले क्या करोगे, रोस्ट करोगे, क्या करोगे, रोस्ट, वो वाला रोस्ट नहीं कि बेइज्जती मारने वाला, इसको रोस्टिंग प्रोसेस से गुजारोगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड। फिर इस कॉपर ऑक्साइड को क्या करोगे बेटा, कॉपर ऑक्साइड को क्या करोगे, रिड्यूस करोगे, क्या करोगे, रिड्यूस, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन भी करा के कर सकते हो, क्या बन जाएगा, वाटर प्लस में कॉपर, वाटर प्लस में कॉपर। और ये कॉपर आपको थोड़ा सा इंप्योरिटी रहेगी, अगर इसको रिफाइनिंग बस लिख दो, रिफाइनिंग वगैरह छानबीन के आपने बढ़िया बना दिया। ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अगर एक और रिफाइनिंग होती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात करूं तो कैसे होगी कॉपर की, इस तरीके से सर यहाँ पर एक सॉल्यूशन ले लेंगे, किसका, कॉपर सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन लोगे, कॉपर सल्फेट, एक एनोड एक कैथोड, यहाँ पर एक बैटरी जोड़ देंगे, यहाँ एक क्या लगा देंगे, सेल लगा देंगे। एनोड किसका बना होगा, इम्प्योर कॉपर, कैथोड किसका बना होगा, प्योर कॉपर का। रिएक्शन कर देंगे और यहाँ पर जो भी वेस्ट होगा, जो भी इंप्योरिटी होगी, वो नीचे जाके इस रूप में मड के रूप में बन जाएगी, जिसे आप कहोगे एनोड मड। क्या कहते हैं, एनोड मड। A metal X combined with a non-metal Y by the transfer of electrons to form a compound Z। कह रहा है एक मेटल X है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा,
एक एक्स है, एक मेटल है, एक्स क्या है, एक मेटल है, किससे, एक नॉन मेटल वाई से कंबाइन हो रहा है और क्या बना रहा है, जेड, और ये कॉम्बिनेशन कैसा हो रहा है, आयोनिक कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन बेटा, आयोनिक। अब आयोनिक तो सर बोला ही नहीं है, अरे बेटा ये देख ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोला है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब भी होगा तो बॉन्ड कैसा होगा बेटा, आयोनिक होगा। आगे कह रहा है क्या, कौन सा कंपाउंड बना रहा है, जेड बना रहा है। स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड, कैसा बॉन्ड होगा बेटा, आयोनिक बॉन्ड होगा। दूसरा, व्हाट कैन यू से अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा आपके घर में नमक है, उसको आप तवे पर रखना और हीट करना, देखना कितनी देर में पिघल रहा है, तवा बहुत गर्म हो जाएगा लेकिन नमक का क्रिस्टल पिघलेगा नहीं। इसका मतलब नमक कैसा है, NaCl, Na पॉजिटिव Cl माइनस, आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। तो आप कहोगे द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड Z is much higher, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, will this compound dissolve in kerosene और पेट्रोल, no। रीजन क्या है, आयनिक कंपाउंड आर नॉट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, आयनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि इसका रूल होता है जो पोलर का मतलब होता है जो प्लस माइनस जिसपे प्लस माइनस हो, जिसपे आयंस बन रहे हो, जिसपे आयंस बनेंगे वो केवल आयनिक सॉल्यूशन में ही डिसॉल्व हो सकता है, जैसे वाटर H+OH- में डिसॉल्व हो सकता है। will this compound is good conductor of electricity, yes, but in aqueous state, yes, but in its aqueous state, नॉट इन सॉलिड स्टेट। जब वो एक्वस स्टेट में, मोल्टन स्टेट में होगा तभी कंडक्टर होगा। एक्वस, अगर नॉर्मल स्टेट की बात करूं, नॉर्मली सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में आंसर होगा नो इन सॉलिड स्टेट, अगर सॉलिड। अब रीजन तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि सॉलिड स्टेट में आयंस मूव ही नहीं कर सकते। जब बेटा आयंस मूव नहीं करेंगे, चार्ज मूव नहीं करेगा तो क्या करंट ट्रांसफर होगा, जब चार्ज ही मूव नहीं हो रहा तो करंट कैसे फ्लो होगा। जबकि जब एक्वस स्टेट में आएगा तो फ्री हो जाएगा, जो उसके आयंस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए, और जब वो मूव करने के लिए फ्री है तो करंट तो आदमी जो है मूव करने लगे, करंट हो जाएगा पास। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू सम मेटल सरफेस एक्वायर डल सरफेस ड्यू टू द कोरोजन, या ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, ऑक्साइड की क्या चढ़ जाती है, लेयर, या सिंपल भाषा में बोलूं तो इंप्योरिटी लेयर चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है, इंप्योरिटीज की लेयर चढ़ जाती है। आपने मैग्नीशियम रिबन वाला केस तो सुना ही होगा चैप्टर 1 में, मैग्नीशियम रिबन, उसके ऊपर उसको घिसना क्यों पड़ता है, जो आपका सैंड पेपर होता है उससे रब क्यों करना पड़ता है रिएक्शन कराने से पहले, रीजन क्या, उसके ऊपर क्या चढ़ जाती है, एक इंप्योरिटी की एक लेयर चढ़ जाती है, इसलिए उसकी शाइनिंग सरफेस खत्म हो जाती है। दे आर एक्सपोज्ड इन मॉइस्ट एयर, तो रीजन वही है, इंप्योरिटीज की लेयर क्या हो जाएगी, चढ़ जाएगी, या सिंपल भाषा में बोलूं तो उनके ऊपर क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, वो क्या हो जाती है, कोरोसिव हो जाती है। क्लियर। राइट द कलर एक्वायर्ड बाय द सरफेस ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। देखो कॉपर की अगर मैं सरफेस की बात करूं तो ब्लू ग्रीन, कैसा हो जाएगा, लगभग ब्लू ग्रीन कलर वो एक्वायर्ड कर लेगा, आप देखिए कॉपर में। और सिल्वर कैसा हो जाएगा, सिल्वर ब्लैक हो जाता है, सिल्वर कैसा हो जाता है, काला काले रंग का हो जाता है, सिल्वर का कलर क्या हो जाता है, ब्लैक, सिल्वर का कलर क्या हो जाता है, ब्लैक, जब वो कोरोजन होता है। अगर सिल्वर में कोरोजन होगा तो सिल्वर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, वहीं कॉपर में कोरोजन होगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, जो सिल्वर ऑक्साइड है उसका कलर कैसा रहेगा बेटा, ब्लैक हो जाएगा, वहीं पर कॉपर ऑक्साइड कलर क्या हो जाएगा, देखो कॉपर ऑक्साइड का भी कलर ब्लैक होता है, लेकिन कब, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ CuO मतलब नॉर्मली रिएक्शन कराते हो, जब बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन हो, अगर एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो उसका कलर ब्लू ग्रीन रहेगा। आप देखिए कॉपर के तारों के ऊपर ब्लू ग्रीन एक लेयर चढ़ जाती है, ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है कॉपर। तो मेन रीजन क्या है, एक्सेस ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर कोरोजन का केस है। कैसा केस है, कोरोजन का, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन। 2017 का एग्जाम का पेपर 1 का पेपर है। ऑल्सो राइट द केमिकल नेम्स ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू विच इट हैपन। तो सिल्वर ऑक्साइड बनना, कॉपर ऑक्साइड, और जो सब्सटेंस है वो कौन है, वाटर, ऑक्सीजन। चलिए आगे, डिफाइन कोरोजन। कोरोजन क्या है, एक ऑक्सीजन की एक लेयर है जो क्या कर रही है, धीरे धीरे मेटल्स को क्या कर देती है, खाने लगती है। क्लियर होगी, तो ये कोरोजन है। व्हाट इज कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, क्या कहलाता है, रस्टिंग। आयरन के ऊपर कोरोजन हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द कोरोजन ऑन सिल्वर, जो ग्रे कलर होता है सिल्वर का, जो ओरिजिनल ग्रे कलर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ब्लैक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लैकिश अपीयरेंस आने लगेगी उसके ऊपर। कह रहा है व्हाई कोरोजन इज ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि आयरन के ऊपर जब कोरोजन होगा, आयरन के ऊपर बेटा क्या हुआ, कोरोजन, Fe2O3 बना, तो ये जब बनेगा तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो स्ट्रेंथ, आयरन की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी, जिस वजह से जो कंस्ट्रक्टिव मटेरियल जो आयरन का बन रहा है या जो बड़ी बड़ी मशीन्स बन रही है वो क्या रहेंगी, उतनी एफिशिएंट रहेगी। एक्सीडेंटल चांस, इंडस्ट्रियल जो एक्सीडेंट होते हैं वो होने के चांसेस ज्यादा। इसीलिए जो रेलवे करता है, रेलवे के जो ट्रैक है सर वो तो खुले में पड़े रहते हैं, उनके ऊपर जंग क्यों नहीं लगता? जो रेलवे के ट्रैक है वो भी तो आयरन के बने हैं, लेकिन वो प्योर आयरन के नहीं होते, उनके ऊपर क्या होते हैं, उनके अंदर मिक्सचर ऐसे मेटल्स का किया जाता है जो क्या क्रिएट करें, जो बेटा कोरोजन को रजिस्ट करते हैं, जो कोरोजन को रजिस्ट करते हैं। और दूसरा जो थोड़ा बहुत कोरोजन होता भी है, आपने देखा होगा ट्रेन के जब ब्रेक लगते हैं तो स्पार्क या फिर घिसती है, ट्रेन का जो पहिया है वो उसके ऊपर, जो पटरी है उसके ऊपर घिसेगा, घिसने की वजह से क्या होगा, जो भी कोरोजन की लेयर है वो क्या होगी, साफ हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, हाउ कैन बी प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन के कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है? सबसे पहला तो पेंट कर दीजिए आयरन को, क्या करिए, पेंट, ऑयल की एक लेयर चढ़ा दीजिए। दूसरा तरीका क्या है, गैल्वेनाइजेशन, क्या है बेटा, गैल्वेनाइजेशन। तीसरा तरीका क्या है बेटा, अलॉइंग, तीसरा तरीका क्या है, अलॉइंग कर दीजिए, अलॉइंग में किया जा सकता है। क्लियर हो? ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, आपको 3 लिखने क्योंकि काफी बड़ा आंसर नहीं है। गिव अ रीजन फॉर द फॉलोइंग, 2016 फर्स्ट रीजन बताइए इसमें, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। सर नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, जो दूसरों क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, दूसरों क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। अब ये क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या बन जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होती है क्या बन जाती है, वाटर बन जाती है। इस वजह से हमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती नहीं पता चलती। नेक्स्ट, जिंक ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एम्फोटेरिक, सेम क्वेश्चन रिपीटेड अब आएंगे, क्यों है, क्योंकि सर ये बोथ एसिडिक और बेसिक होते हैं, मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ क्या कर जाएगी, रिएक्शन कर जाएगी। नेक्स्ट, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, कह रहा है जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया तो बेटा कॉपर अलग हो गया और जिंक सल्फेट बन गया, लेकिन अगर इसी रिएक्शन को उल्टा किया जाए, जिंक सल्फेट में कॉपर को ऐड करें तो ये पॉसिबल ही नहीं है, कोई रिएक्शन क्यों नहीं हो रही? तो मेन रीजन क्या है सर, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, कॉपर क्या है बेटा, जिंक से कम रिएक्टिव है। अब कम रिएक्टिव होने की वजह से क्या है, जिंक को डिस्प्लेस कर नहीं सकता, जिंक को क्या नहीं कर सकता, डिस्प्लेस कर नहीं सकता, जिस वजह से यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। वहीं पर पहले में क्यों हुआ, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक आया, इसने कहा बेटा दैट उसमें बजाय और सल्फेट के साथ जुड़ के अलग हो गया। क्लियर होगी बात? जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, गिव रीजन। तो रीजन यही था कि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव देन जिंक। चलिए अगला क्वेश्चन, डिफाइन कोरोजन, सेम क्वेश्चन है, कोरोजन आयरन रस्टिंग कहलाता है, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज सिल्वर, सेम टू सेम क्वेश्चन, 2016 का ये क्वेश्चन और आपका 2017 का ये क्वेश्चन, डुप्लीकेट है, बिल्कुल डुप्लीकेट, कहते हैं ना फोटोकॉपी करके चिपका दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, डिफाइन कोरोजन, व्हाट इज द नेम ऑफ गिवन कोरोजन। देखो भैया 2016 का सेम टू सेम क्वेश्चन, क्या क्या डैमेज हो जाएंगे बताइए फटाफट, डैमेज क्या क्या होंगे, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा, जो भी आपका मेटल है वो क्या हो जाएगा बेटा, वीक हो जाएगा। व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज कंप्रेस्ड इन वाटर एट हाई टेम्परेचर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर क्या किया जाए, कंप्रेस किया जाए तो H2CO3 बन जाएगा। H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड, मतलब आप कहोगे इट विल solubilized या solubilized लिख लो, solubilized into water, soluble हो जाएगी वाटर के अंदर एंड बिकम कार्बोनिक एसिड, इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। जब हाई प्रेशर में कंप्रेस करोगे तो क्या होगा बेटा, जब हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को कंप्रेस करोगे, आपने सुना होगा पेप्सी जो बेवरेजेस वगैरह होते हैं उन पे लिखा भी रहता है कार्बोनेटेड वाटर, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो भी उन्होंने वाटर का जो भी उन्होंने बेवरेज बनाई है उसका जो फ्लेवर वगैरह रखा है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर क्या किया, बहुत हाई प्रेशर में क्या कर दिया, फिल कर दिया। जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे फिल किया, जब प्रेशर बढ़ाया, कंप्रेस किया मतलब प्रेशर बढ़ाया, और टेम्परेचर जब हाई प्रेशर पे उसको कंप्रेस किया तो क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो क्या हो गई, सोल्यूबलाइज हो गई किसके अंदर। अब नॉर्मली आप जैसे अगर आपके पास कोई बोतल हो तो आप उसको देखना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स को देखना, और फिर अब नॉर्मली तो नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे आप गैस को ओपन करोगे एकदम से गैस बाहर निकलेगी, निकलती है ना, तो वो रीजन क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर सॉल्युबल है प्रेशर की फॉर्म में। अब जब आपने खोला तो बोतल के अंदर का प्रेशर क्या था, ज्यादा, एनवायरनमेंट का प्रेशर क्या है, कम, तो हमेशा चीजें ज्यादा से कम की तरफ जाती है, तो हाई प्रेशर था बोतल के अंदर और गैस जो थी हाई प्रेशर से कहां चली गई, लो प्रेशर में। क्लियर हो गई बात? 2015 का क्वेश्चन। नेक्स्ट,
राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर एल्यूमिनियम। स्टीम एल्यूमिनियम के ऊपर अगर मैं H2O यानी स्टीम, स्टीम का मतलब ये गैस फॉर्म में है, और स्टीम है तो गर्म ही होगा, जब पास करूंगा तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और कौन सी गैस बेटा रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बेटा रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। क्लियर होगी। 2015 क्वेश्चन है, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी थी। बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर कितने से मिलेंगे, 3 से। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, राइट द इलेक्ट्रॉन डोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। कराया हुआ क्वेश्चन है, अभी पीछे ही कराया हुआ है। शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ट्रांसफर ऑफ, ठीक है। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बन रहा है, तो कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बेटा, आयोनिक कंपाउंड है। आगे क्या कर रहा है बच्चे, एक्सप्लेन द 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सच कंपाउंड। पहली प्रॉपर्टी कैल्शियम क्लोराइड की, इनकी पहली प्रॉपर्टी, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको 3 प्रॉपर्टी। पहला सॉलिड होंगे, पहला क्या होगा, सॉलिड। दूसरा क्या है बेटा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई रहेगा। तीसरा ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, कैसी फॉर्म होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी। या फिर यूं कहें कि दूसरा आप एक और लिख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बट इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करेंगे, डज नॉट कंडक्ट, ये डज नॉट है, डज नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट। लेकिन कंडक्ट कब करेंगे, जब इनके लिक्विड स्टेट या एक्वा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। क्लियर हो गया। आई थिंक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। ओके चलिए, आई होप आपको मेटल और नॉन मेटल के सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए हैं तो एक बार वीडियो को रिपीट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बेटा अगर आप प्रैक्टिस करोगे बेटे तो अपने आप आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। और मैंने आपको एक तरीका बताया था रिवीजन का। रिवीजन का तरीका ये नहीं है बस पेज पलटे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, पलटे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। रिवाइज तो हो ना हो, लेकिन पेज के आर पार दिखना जरूर शुरू हो जाएगा, ऐसा ना हो। तो इसलिए उसको क्या करिए, पढ़िए, एक बार अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए या चैप्टर वाइज खरीद लीजिए। 200-250 तक की एक चैप्टर वाइज आ जाएगी, थोड़ी सी सेविंग करो, चैप्टर वाइज खरीदो और प्रैक्टिस करो। समझ में आ गए, क्लियर हो गया। आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच। चलिए।